एवरीवन, सूक्ष्म जीवों से संबंधित आप कई वीडियो देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सूक्ष्म जीवों का उपयोग एवं हानि का अध्ययन करेंगे। इससे पहले सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं, किस किस काम में उपयोगी हैं, ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई लिंक में वो वीडियो चल रहे हैं या फिर एंड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के लिंक दिए गए हैं, आप जाकर वहाँ से देखिए, आपको अवश्य लाभ होगा और आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम जानते हैं अब कि जीवन प्रक्रिया में जीवाणु जो हैं वो कैसे उपयोगी होते हैं। तो जीवाणु जो होते हैं, जिसको हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं, ये एक सूक्ष्म जीव होते हैं। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो कुछ जीवाणु जो होते हैं ना, मनुष्य की बड़ी आंत में पाए जाते हैं, यानी कि हमारी बड़ी आंत में मौजूद होते हैं। अब आंत तो आप लोग समझते ही हैं, आंत दो होता है, एक छोटी और एक बड़ी। पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में चला जाता है, भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। तो ये जीवाणु जो होते हैं बड़ी आंत में पाए जाते हैं और बड़ी आंत में ये विटामिन के और B2 का संश्लेषण करते हैं, यानी कि दो विटामिन्स ये हमारे शरीर में बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जीवाणु हमारे लिए उपयोगी हुए, क्योंकि इन्हीं के वजह से हमारे शरीर में विटामिन के और विटामिन B2 का संश्लेषण होता है। इसके अलावा ये जीवाणु जो होते हैं पशुओं के पाचन क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पाचन क्षेत्र में। और क्या काम करते हैं? तो यहाँ पर ये पाचन क्षेत्र में जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज, इसको पचाने का काम करते हैं। सेल्यूलोज को पचाने में मदद करते हैं, यानी कि ये जीवाणु जो होते हैं कुछ एंजाइम स्रावित करते हैं और इस एंजाइम के कारण ये सेल्यूलोज जो होता है ये पचता है। तो इस तरीके से जीवाणु जो हुए हमारे साथ साथ पशुओं के लिए भी उपयोगी हुए, यानी कि जीवाणु यहाँ पर हमारे लिए भी उपयोगी हैं और पशुओं के लिए भी उपयोगी हैं। तो आइए अब हम अगला उपयोग जानते हैं, बायोगैस के निर्माण में जीवाणु। तो कुछ जीवाणु जो होते हैं जैसे कि एनाइरोबिक, तो बायोगैस के निर्माण में एनाइरोबिक जीवाणु जो होते हैं उनके क्रियाकलाप द्वारा अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा ही बायोगैस का निर्माण होता है। तो ये जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ते हैं, तोड़ने का कार्य करते हैं और इनके तोड़ने से मीथेन गैस का निर्माण होता है। मेथेन या मीथेन एक ही बात है। मीथेन एवं खाद्य का निर्माण होता है। ये क्रिया जो होता है एक बंद पात्र में होता है, एक बंद पात्र होता है जिसमें ये क्रिया कराया जाता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कराया जाता है। यानी बायोगैस बनाने के लिए जिस पात्र का यूज किया जाता है उसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया होता है। अब ये जो बायोगैस बनता है इसमें अधिकांश मात्रा में मीथेन ही होता है और ये किस क्रिया के फलस्वरूप बनता है? तो किण्वन के फलस्वरूप बनता है। किण्वन क्रिया के फलस्वरूप जो
जंतुओं के या पौधों के अपशिष्ट होते हैं वो मीथेन में बदल जाते हैं। और इस मीथेन का उपयोग कहाँ होता है? तो इस मीथेन का उपयोग खाना बनाने में होता है। खाना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आइए अब हम तीसरा उपयोग देख लेते हैं। अब जीवाणु का उपयोग जो होता है उद्योग में भी होता है। अलग अलग प्रक्रिया में अलग अलग जीवाणु का उपयोग अलग अलग कार्य के लिए किया जाता है। जैसे चमड़ा उद्योग में जीवाणु का उपयोग किया जाता है किस काम के लिए? चमड़ा बनाने में। चमड़ा बनाने में होता है। इसके अलावा चाय उद्योग में चाय के निर्माण में भी जीवाणु का उपयोग होता है। चाय उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। चाय उद्योग में जीवाणु जो होते हैं चाय बनाने में मदद करते हैं। चाय बनाने में भी मदद करते हैं ये। इसके अलावा रसायन उद्योग में जीवाणु रसायन भी बनाते हैं। कुछ रसायनों को भी तैयार करते हैं। तो इस तरीके से उद्योग में भी जीवाणु उपयोगी होते हैं। चमड़ा बनाने में, चाय बनाने में, रसायन बनाने में, इन सब प्रक्रियाओं के लिए जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग प्रक्रिया के लिए अलग अलग जीवाणु प्रयुक्त होते हैं। अब हम कुछ उपयोगी शैवालों के बारे में जान लेते हैं। कुछ लाल शैवाल जो होते हैं, लाल शैवाल, इनका उपयोग करके जिलेटिन तैयार किया जाता है। जिलेटिन बनाया जाता है। और इस जिलेटिन का उपयोग जो होता है दवाई बनाने में। इसके अलावा जेली बनाने में, साथ ही साथ आइसक्रीम बनाने में भी होता है। यानी इन तीनों चीज़ों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। लाल शैवाल से जिलेटिन, जिलेटिन से दवाई बनाया जाता है या जेली बनाया जाता है या फिर आइसक्रीम। उसके बाद समुद्री शैवाल का प्रयोग करके एक अम्ल तैयार किया जाता है, जिस अम्ल का नाम है अल्गिनिक अम्ल। इस अम्ल का प्रयोग जो होता है ढेर सारे कार्यों में होता है। जैसे इस अम्ल के द्वारा दवाई बनाया जाता है। दूसरा नंबर, इस अम्ल का प्रयोग करके शेविंग क्रीम बनाया जाता है। तीसरा नंबर, पेंटिंग भी बनाया जाता है। तो इन तीन कामों में अल्गिनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है जो समुद्री शैवाल से ही प्राप्त होता है। उसके अलावा अब ये डायटम जो होता है ये भी एक प्रकार का शैवाल होता है। डायटम शैवाल का प्रयोग करके धातु पॉलिश किया जाता है। दूसरा नंबर, इसका उपयोग टूथपेस्ट बनाया जाता है। तीसरा उपयोग इसका होता है शीशे और चीनी मिट्टी का विशेष प्रकार का पात्र बनाने में। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे पर्यावरण के शुद्धिकरण में सूक्ष्मजीव। अब हम लोग जानेंगे पर्यावरण का शुद्धिकरण सूक्ष्मजीवों के द्वारा कैसे होता है। तो कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं जैसे कि जीवाणु हो गए और फफूंद हो गए, जीवाणु, फफूंद हो गए और प्रोटोजोआ, ये तीन सूक्ष्मजीव हैं, जीवाणु, फफूंद और प्रोटोजोआ। ये जो होते हैं ना मृत कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करते हैं। कौन? तो जीवाणु, फफूंद और प्रोटोजोआ। अब ये मृत कार्बनिक क्या होता है? तो पादप और जंतु का शरीर जो होता है, पादप और जंतु का शरीर ये कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है।
कार्बनिक पदार्थ यानी कि जिसमें कार्बन मौजूद हो उसको हम लोग कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो पादपों और जंतुओं का शरीर जो होता है वो कार्बनिक पदार्थों का बना होता है, और जब ये मर जाते हैं, पादप या जंतु जब मर जाते हैं तो उनके शरीर का कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो जीवाणु, फफूंद और प्रोटोजोआ के द्वारा तोड़ दिया जाता है, यानी कि अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिया जाता है, और पुनः जो जीवित पौधे होते हैं इन अकार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं और उसे कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया का नाम सुने हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होते हैं CO2 और H2O लेकर के कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि स्टार्च बनाते हैं, जो कि एक कार्बनिक पदार्थ है। और जब तक पौधा जीवित रहेगा तब तक यह कार्बनिक पदार्थ उसके शरीर के अंदर मौजूद रहेगा, लेकिन जब वो मृत हो जाएगा तब ये कार्बनिक पदार्थ जो स्टार्च है वो इन जीवों के द्वारा तोड़ दिया जाएगा। किसमें? अकार्बनिक में। और फिर उस अकार्बनिक का प्रयोग नए पौधे जो जीवित हैं वो करेंगे और फिर से स्टार्च बनाएंगे। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिसके कारण यहाँ पर ना तो कभी अकार्बनिक पदार्थों की कमी होती है और ना ही कार्बनिक पदार्थों की। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अकार्बनिक पदार्थों की कमी हो जाती और नए कार्बनिक पदार्थ नहीं बनते, और फिर जीवन का जो यहाँ पर संभावना बना है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। तो आप समझ गए कि कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का कार्य करते हैं। कुछ जीवाणु जो होते हैं उनका कार्य होता है कि पानी में जो मल मूत्र उपस्थित होता है, पानी में जो मल और मूत्र उपस्थित होता है उसके साथ साथ जो अन्य अपशिष्ट होते हैं, अपशिष्ट यानी समझते हैं, अपशिष्ट का मतलब होता है बेकार चीज़। तो पानी में जो मल मूत्र और बेकार चीज़ होता है उसे कुछ जीवाणु जो होते हैं तोड़ने का काम करते हैं, यानी कि अपघटित करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, हानिकारक और दुर्गंधित जो पदार्थ होता है, यानी कि हानिकारक होता है और जो दुर्गंध उत्पन्न करता है, उनको तोड़ने के लिए हम लोग सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं और सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके उन्हें हम लोग तोड़ देते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण जो होता है, ये पर्यावरण जो है हमारा वो हमेशा स्वच्छ बना रहता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सूक्ष्मजीव जो होते हैं पर्यावरण के शुद्धिकरण में भी उपयोगी होते हैं। अब हम लोग हानिकारक सूक्ष्मजीवों के बारे में कुछ जान लें। तो अनेक सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं मनुष्यों के लिए और जानवरों के लिए, मनुष्य के साथ साथ अन्य जानवर जो हैं उनके लिए हानिकारक होते हैं। तो कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर के कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। अब कौन कौन से ऐसे सूक्ष्मजीव हैं, तो आपको पता है कि अब तक ढेर सारे सूक्ष्मजीवों के बारे में हमें पता है जो हमारे अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। अभी हाल फिलहाल की मैं बात करूं तो कोरोना वायरस, कोरोना जो एक सूक्ष्मजीव है, ये एक प्रकार का वायरस होता है जो मनुष्यों को एक रोग उत्पन्न करता है जिसका नाम है कोविड-19, जिससे समय पर इलाज न कराने पर मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। अभी उसका वैक्सीनेशन चल रहा है, तो आप लोग वैक्सीन अवश्य लेंगे ताकि इससे सुरक्षा हो सके। उसके अलावा मनुष्यों में और भी ढेर सारे सूक्ष्मजीव हैं, जैसे कि अभी एक और दूसरी महामारी चल रही है जिसका नाम है फंगस, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस के कारण भी मनुष्यों में वो एक प्रकार का क्या है, फफूंद है। फफूंद जो आप लोग को अभी अभी हम पढ़ाए हैं, फफूंद है एक प्रकार का ब्लैक फंगस, और इसके कारण आँखों में खुजली हो रही है। उसके अलावा आँखों के नीचे काला धब्बा बन रहा है और फिर अंततः
आँखों की रोशनी चली जा रही है और मनुष्य की मृत्यु भी हो रही है। तो अभी जो नए हैं जो सूक्ष्म जीव और जो मनुष्यों के अंदर बीमारी फैला रहे हैं उनका हमने नाम बतलाया। पुराने तो बहुत सारे पड़े हुए हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी एक जीवाणु है। उसके अलावा ढेर सारे सूक्ष्म जीव हैं जो कि मनुष्यों के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। जानवरों की बात करें तो रेबीज का नाम सुने हैं? अब कुत्ता होता काटता है तो आप लोग देखे हैं ना कि एंटी रेबीज का सुई लिया जाता है। तो रेबीज जो होता है ना, ये एक वायरस होता है और ये कहाँ होता है? तो जानवरों के अंदर होता है। कौन कौन से जानवर के अंदर होता है? तो कुत्ता के अंदर होता है, बिल्ली के अंदर होता है, उसके अलावा बंदर के अंदर होता है। इन सभी जानवरों के अंदर ये रेबीज नामक वायरस होता है और इन जानवरों के काटने से ये रेबीज नामक वायरस जो होता है मनुष्यों तक पहुंचता है और फिर मनुष्यों को भी ये हो जाता है। तो ये जानवरों वाला वायरस है, ये सूक्ष्म जीव ऐसा है जो जानवरों में बीमारी उत्पन्न करता है। अब पौधों की बात करें तो कुछ पौधों में भी बीमारियां होती है, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है, टोबैक नामक रोग पौधों में उत्पन्न करता है। इसके अलावा और भी ढेर सारे सूक्ष्म जीव हैं जो कि पौधों में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, वो भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को खराब कर देते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए उपयोगी के साथ साथ हानिकारक भी होते हैं। आप लोग याद रखेंगे कि उपयोगी तो है ही लेकिन हानिकारक भी होते हैं, जो मनुष्यों में, जानवरों में और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। इसके बाद की वीडियो जो आएगी ना, उसमें हम लोग जानेंगे मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव के बारे में, कैसे वो फैलते हैं। ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। आप इससे कैसे बच सकते हैं ये भी हम बतलाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।